आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एन दिलीप कुमार ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के आंतरिक लोकपाल रामदास की प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ छुट्टी किए जाने के बाद एन दिलीप कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन चंद महीनों के बाद ही पद से इस्तीफा देना पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाला है। सीएनजी फिटनेस घोटाला मामले की आंच अब केजरीवाल सरकार के दामन को भी दागदार कर रही है। दरअसल आरोपियों में केजरीवाल के निजी सचिव राजेंद्र कुमार का नाम भी है। एसीबी कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विनोद शर्मा ने आरोप लगाया है कि मामले की चार्जशीट अभी न दाखिल करने के लिए उन पर राजेंद्र शर्मा ने न केवल दबाव डाला बल्कि धमकी भी दी और बात न मानने पर उनका ट्रांसफर एसीबी कोर्ट 30 हजारी से जड़ोदा कला ट्रेनिंग सेंटर में कर दिया। एसीबी कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर विनोद शर्मा ने अपनी शिकायतों की चिट्ठी एलजी, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भी लिखी है। इस नए खुलासे के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने जस्टिस अग्रवाल जांच आयोग का गठन केवल राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए किया है। मौजूदा कारोबारी साल में पहले 5 महीने के दिल्ली सरकार के खर्च का ब्यौरा सामने आने के बाद सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहले 5 महीने में केजरीवाल सरकार कुल 19,000 करोड़ में से केवल 3,300 करोड़ ही खर्च कर पाई है, जबकि पहले 5 महीने में एक साल पहले 3,490 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च हुए थे, जबकि उस वक्त दिल्ली में एलजी का शासन था। आंकड़ों के मुताबिक पहले 5 महीने में केजरीवाल सरकार कुल बजट का केवल 17.37% ही खर्च कर पाई है। दिल्ली सरकार में पूर्व एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर दानिश अफसर शमीम अख्तर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने शमीम अख्तर को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शमीम अख्तर पर एक महिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साथ बदसलूकी, झगड़ा और मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरों के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर कर दी है। जिन 3 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनमें से 2 ईस्ट विनोद नगर और तीसरा स्कूल मोरी गेट इलाके का शामिल है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन स्कूलों का दौरा किया। स्कूल में सीसीटीवी क्लासरूम में लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छोड़ी गई है। मुंबई में मीट की बिक्री पर महाभारत शुरू हो गई है। आज से शुरू हो रहे जैन समाज के पर्युषण पर्व के मद्देनजर बीएमसी, नवी मुंबई नगरपालिका और मीरा भाईंदर नगरपालिका ने मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है। बीएमसी ने बैन 4 दिन के लिए लगाया है, जबकि मीरा भाईंदर नगरपालिका ने 8 दिन और नवी मुंबई पालिका ने 2 दिन का बैन लगाया है। शिवसेना समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। एनसीपी और एमएनएस इस मुद्दे पर पहले से सरकार को घेर रही थी। एनसीपी ने बीएमसी हेडक्वार्टर पर चिकन और मटन के साथ प्रदर्शन किया, तो वहीं एमएनएस ने कहा कि वो बंद के दिन मीट की दुकानें लगाकर विरोध करेगी। इसी बीच शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने भी 2 टूक कहा कि शिवसेना मीट पर बैन नहीं लगने देगी। उद्धव ठाकरे के प्रतिबंध के खिलाफ बोलने के कुछ ही देर में खबर आई कि मीरा भाईंदर महानगरपालिका ने बैन 8 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया है, लेकिन कुछ ही देर में बैन के 8 दिन बरकरार रहने की फिर से खबर आई। दरअसल म्युनिसिपल कमिश्नर ने बैन घटाने की सिफारिश की थी, लेकिन मेयर गीता जैन ने इससे साफ इनकार कर दिया। मीट पर बैन जैन समाज के पर्युषण पर्व के मद्देनजर लगाया गया है। राज्य में इस पर्व के लिए इससे पहले भी मीट पर बैन लगाया जाता रहा है। साल 2004 और साल 2014 में इसी पर्व के लिए मीट पर बैन के आदेश की प्रति आज तक के पास है। ध्यान देने की बात यह है कि साल 2004 और साल 2014 में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार थी। शीना बोरा मर्डर केस की जांच के बीच से ही प्रमोशन देकर जांच से हटाए गए मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया ने इस्तीफा देने की अटकलों को खारिज कर दिया। मारिया ने डीजी होमगार्ड के अपने दफ्तर में कामकाज संभाल लिया है, लेकिन शीना बोरा मर्डर केस की जांच जारी रखेंगे या नहीं, इस पर अपना रुख साफ नहीं किया। खस्ता हालत मुंबई गोवा हाईवे के लिए बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। दरअसल कोकड़ इलाके में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हाईवे की हालत खराब होने की वजह से अक्सर हादसे होते हैं। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन देश में 32 साल बाद होने जा रहा है। भोपाल में आयोजन विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर कर रहे हैं। सम्मेलन में गूगल, सीडैक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियां हिंदी भाषा के लिए किए गए अपने कामों को भी यहां रखेंगी। राहुल गांधी आज से 2 दिन के उड़ीसा के दौरे पर हैं। उड़ीसा में कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में राहुल आज 7 किलोमीटर पैदल भी चलेंगे। राहुल गांधी का पहला पड़ाव आज बाड़गढ़ जिला होगा, जहां वो खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों से मिलेंगे। इसके अलावा आदिवासियों और महिला किसानों से भी मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में हैं। सोनिया के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। बुधवार को रायबरेली में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सोनिया आज स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करने वाली हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम अहमद जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 12 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर, तीसरे चरण के लिए 28 अक्टूबर, चौथे चरण के लिए 1 नवंबर और 5वें चरण के लिए 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम के सामने उनकी तस्वीर भी लगाई जाएगी। कुल 243 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में राज्य में कुल 6 करोड़ 68 लाख मतदाताओं का नाम अभी तक चुनाव आयोग की लिस्ट में है। आयोग के मुताबिक 47 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। सुरक्षा के लिहाज से अर्ध सैनिक बलों के अलावा हेलीकॉप्टर, मोटर बोट और घुड़सवारों की भी मदद ली जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी दलों ने स्वागत किया है। वहीं इसके अलावा जहां बीजेपी, एलजेपी ने एनडीए की जीत का दावा ठोका, तो वहीं नीतीश कुमार और लालू यादव ने भी विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने का पूरा भरोसा जताया। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधन में सीटों का पेच सुलझना बाकी है। एक तरफ बीजेपी, एलजेपी, आरएसपी और जीतन राम मांझी की एचएएम के बीच सीटों का तालमेल होना बाकी है, तो वहीं महागठबंधन के दल सीटों पर 100, 100 और 40 के फॉर्मूले के आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही में एनएसए स्तर की बातचीत रद्द हो गई थी। डीजी स्तर की बातचीत में भी दोनों देशों के बीच एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन और पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ का मुद्दा अहम रह सकता है। जानबूझकर भारतीय गांवों को निशाना बनाना और भारत की ओर मोर्टार शेल दागे जाने का मुद्दा भी डीजी स्तर की बातचीत में उठाया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन का आरोप भारत पर लगा सकता है। राजस्थान सरकार का एक नया फैसला विवादों में है। राज्य सरकार ने 25 सितंबर को बकरीद की सरकारी छुट्टी रद्द कर दी है। दरअसल इसी दिन सरकार दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में स्कूल और कॉलेजों में रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाली है। राज्य सरकार के इस फैसले को विपक्ष और मुस्लिम समुदाय आड़े हाथों ले रहा है। यूपी में एटा के गांव नगला में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल पर दलित छात्रों से स्कूल में कचरा और टॉयलेट साफ कराने का आरोप लगा। छात्रों के बताने के बाद अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रिंसिपल का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। हंगामा होने के बाद जिला प्रशासन ने आरोपी टीचर को छुट्टी देकर मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर की घटती तादाद अब राज्य सरकार के माथे पर शिकन डालने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 दशक में राज्य में मोरों की गिनती 60% तक कम हो गई है। राज्य के बिश्नोई समाज का मानना है कि अंधाधुंध शिकार पर लगाम कसने में सरकार का नाकाम रहना मोरों की घटती आबादी के पीछे सबसे बड़ी वजह है। नासिक में चल रहे कुंभ मेले में दूसरे शाही स्नान से पहले पानी को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पीआईएल डालकर गंगापुर डैम से पानी शाही स्नान के लिए छोड़े जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब पूरे महाराष्ट्र में अकाल के हालात बने हुए हैं, किसान बेहाल हैं और पीने तक के पानी की किल्लत है, ऐसे हालात में डैम से शाही स्नान के लिए पानी छोड़ा जाना बड़े जल संकट का कारण बन सकता है। मारपीट की ये तस्वीरें पुलिस थाने की हैं। यूपी के फिरोजाबाद में शिकोहाबाद थाने में पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट हो गई। एक पक्ष थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा था और दूसरा पक्ष पुलिस के सामने ही मारपीट करने लगा। एक शख्स को घसीट कर पीटा गया। मारपीट में कुल 4 लोग घायल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
गुड़गांव पुलिस ने डिप्लोमेट रेप केस में विदेश मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। डिप्लोमेट रेप केस में गुड़गांव पुलिस ने 2 नेपाली महिलाओं को सऊदी अरब दूतावास के कर्मचारियों से रिहा कराया था। नेपाली मूल की महिलाओं ने कर्मचारियों और नेपाली दूतावास के एक बड़े अधिकारी पर शारीरिक शोषण और रेप समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस दूतावास के अधिकारियों को कानूनी संरक्षण होने के नाते अब तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाई है। आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कर रही छात्रा तोशी की खुदकुशी की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि तोशी ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। पुलिस ने ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कही है। तोशी के पिता ने कॉलेज प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। तोशी एमटेक प्रथम वर्ष की छात्रा थी और कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा लेगी। यूपी के बलिया में व्यापारी नेता लक्ष्मण गुप्ता की गिरफ्तारी और हिरासत में मारपीट के खिलाफ बंद के दौरान गोलीबारी हो गई। एक पक्ष ने अचानक करीब आधा दर्जन राउंड फायर किए, जिसमें एक पत्रकार और एक राहगीर को गोली लग गई। दोनों घायलों की हालत नाजुक देखकर उन्हें वाराणसी रेफर कराया गया है। लखनऊ के थाना इंदिरापुरम में 46 साल की महिला नंदिनी के घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाश मोटरसाइकिल पर आए थे और हत्या करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने 3 युवतियों को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन हत्यारों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बिहार के बेगूसराय में मैट्रिक पास करने वाली नुसरत अपने पिता और चाचा की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। पिता और चाचा पर आरोप है कि वो उसे पढ़ने नहीं देते। नुसरत आगे पढ़ना चाहती है और जिद करने पर पिता ने न केवल उसके मैट्रिक के सारे कागजात जला दिए, बल्कि उसकी पिटाई तक की। एक बार तो तंग आकर नुसरत कलाई काटकर खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी है। पुलिस अब परिवार वालों को समझा बुझाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 2 में ड्रीमलैंड डेवलपर के नाम से ऑफिस खोलकर लोगों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जैसलमेर के एक फर्जी प्रोजेक्ट में लोगों से जमीन देने के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए वसूले। शिखर धवन को सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलने वाली इंडिया ए टीम के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। इंडिया ए बांग्लादेश ए के खिलाफ इसी महीने 3 दिवसीय मैच खेलने वाली है। बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलने वाली जिस टीम का ऐलान किया गया है, उसमें वरुण एरॉन और रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल है। टेस्ट टीम से बाहर किए गए रविंद्र जडेजा के लिए नए सीजन की शुरुआत होने से पहले ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ इंडिया ए 3 दिवसीय मैच के अलावा 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी। वनडे मैचों में इंडिया ए टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी करुण नायर को सौंपी गई है। इस टीम में वनडे के रेगुलर खिलाड़ी सुरेश रैना को भी जगह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हेडिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 37 साल के ब्रैड हेडिन ने 66 टेस्ट मैचों में 4 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 3266 रन बनाए हैं। बतौर विकेटकीपर हेडिन ने विकेट के पीछे 262 कैच भी लपके हैं। हेडिन के संन्यास का ऐलान औपचारिक ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्होंने एशेज सीरीज में न खेलने का फैसला किया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा चुने जाने की उम्मीद कम ही थी। हेडिन की बेटी को 1.5 साल की उम्र से ही कैंसर है। संन्यास के औपचारिक ऐलान के साथ ही हेडिन ने कहा कि उन्हें परिवार को प्राथमिकता देने का कोई पछतावा नहीं है। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। श्रीलंका में टीम इंडिया की जीत के लिए अश्विन ने कोहली की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कोहली अपनी टीम के खिलाड़ियों का मजबूती से साथ देते हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन इसी महीने होगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के दौरान ही T20 टीम का चयन होगा।